तो फाइनल दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो को आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे, फाइनल वीडियो आ चुके हैं। जस्ट तो फाइनली कक्षा 12वीं का जो फसल उत्पादन विद्या सत्र का आपका आज जो 26 सितंबर को जो त्रैमासिक का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पर क्या आना है। यहाँ पर आपको 2 अंक के लिए 1 नंबर के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा पढ़ना है, 2 नंबर के लिए कौन सा पढ़ना है, 3 नंबर के लिए कौन सा पढ़ना है, 4 नंबर के लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़कर उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप सही वीडियो पे आए हो, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीडियो आज तक बने रहेगा। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ उन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा, करके जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, इससे आपका दोस्त भी वीडियो से जुड़ सके। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में तक बने रहेगा। तो आइए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ, आप उन्हें नोट करना शुरू कीजिए, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बड़े मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जल निकास से आप क्या समझते हो, इसके 6 उद्देश्य लिखे। तो यहाँ पर जल निकास से आप क्या समझते हो, यहाँ पर बताया गया है पौधों की उचित वृद्धि हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतहों से अनावश्यक जल को कृत्रिम ढंग से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। जल निकास, जल का निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर इसके फायदे क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर अगर आपको पूछे जल निकास के लाभ क्या लिखे, तब भी आप ये उद्देश्य और लाभ और महत्व एक ही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको पूछे जल निकास के लाभ पूछे तब भी आपको ये लिखना है, जल निकास के अगर आपको महत्व पूछे तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो इसके उद्देश्य पूछे, लाभ पूछे, महत्व यही है, ठीक है। तो पहला क्या, भूमि की भौतिक दशा सुधारना, ठीक है। तो इससे जो जल निकास से क्या होती है, भूमि की जो भौतिक दशा होती है वो सुधरती है। दूसरा, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित ना होने देना। तीसरा, भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना। और चौथा, भूमि में वायु संचार करना। पांचवा, भूमि को दलदल बनने से रोकना। और फिर छठवां, पैदावार बढ़ाना, ठीक है, फसल की, ठीक है। लाभदायक जीवाणु को क्रियाशीलता में वृद्धि करना, फसलों के लिए कृषि क्रिया समय पर करने में सहायता करती है, ठीक है। तो ये जल निकास क्या है और इसके 6 उद्देश्य यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। क्या याद करना है आपको, सिंचाई एवं जल निकास में क्या अंतर है। यहाँ पर बच्चे समझते हैं कि सिंचाई और जल निकास एक ही है, नहीं, सिंचाई और जल निकास में बहुत अंतर है। जल निकास मैंने अभी समझाया, जल निकास होता है जल को, खेत से जल को बाहर निकालना, जो अनावश्यक जल होता है ना उसे जल निकास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे नोट कीजिएगा, या थोड़ा सा अभी रुक जाइए। तो पहला आप यहाँ देख सकते हो, सिंचाई क्या है, खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है, जबकि खेत से अनावश्यक पानी बाहर निकालना जल निकास कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, सिंचाई हेतु नालियाँ खेती से ऊंची बनाई जाती है और फालतू पानी बाहर निकालने वाली नालियाँ धरातल से नीचे बनाई जाती है, ठीक है। तीसरा, सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है और इन नालियों की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में होती है, ठीक है। उसके बाद चौथा है, सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है, जबकि जल निकास से भूमि जल स्तर नीचे गिरता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए आपको ऐसा पूछ ली जाए कि क्या पूछ लीजिए, सिंचाई के क्या लाभ है, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। जल निकास के क्या लाभ है, तो ये भी लिख सकते हो। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन वाला नहीं तैयार करते, इसे तैयार कर लेते तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया उसे अच्छे से तैयार कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, पृष्ठ एवं भूमिगत जल निकास में आपको अंतर बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, आप इसे नोट कीजिए। यहाँ पर जो, अगर आपको यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, पृष्ठ एवं भूमिगत जल निकास में अंतर बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके पेपर में पूछ ले कि भूमिगत नालियाँ की विशेषताएं लिखिए, भूमिगत नालियों के यहाँ पर आपको लाभ बताइए, इसकी क्या महत्व है, तो आप यही लिख दीजिएगा, ये वाले पॉइंट लिख सकते हो। आपको कोई दूसरे पॉइंट याद नहीं करना, बस यही पॉइंट लिख दोगे ना, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे पृष्ठ नालियों का भी वही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला, इन नालियों के निर्माण की प्रारंभिक लागत कम आती है। अभी एक विशेषता ही तो हुई इसकी, ठीक है। अगर पृष्ठ नाली में प्रारंभिक लागत कम आ रही है तो भूमिगत जो क्या होगी, इसके निर्माण में प्रारंभिक लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब भूमिगत नालियों का जो निर्माण होता है उनमें पैसे मतलब ज़्यादा लगती है, लागत ज़्यादा लगती है। तो यही इसकी विशेषता है। आप यहाँ देख सकते हो, इन नालियों से मृदा कटाव की संभावना रहती है, इनसे मृदा कटाव की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। एक लाभ ही हुआ ना, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसकी विशेषताएं भी यही है, ठीक है। नोट करो, यहाँ पर 3 है, नोट करो, और यहाँ पर बाकी भी दी गई है, नोट करो, ठीक है, ठीक है, नोट करो।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जल निकास के तरीकों के नाम बताए और किसी एक विधि को समझाए। ठीक है, तो जल निकास तरीके क्या है, पृष्ठीय जल निकास क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो जल निकास तरीके यहाँ पर है। भूमिगत जल निकास, अभी मैंने आपको भूमिगत जल निकास समझाया, आप उसी का वर्णन कर सकते हो। अब इनके भी यहाँ पर अंत मतलब देखिए क्या होता है। जल निकास की बात करें तो कौन कौन सी विधि है, स्थायी नालियाँ, अस्थायी नालियाँ, कटआउट नालियाँ, समतल भूमि में मेड़ों को काटकर, टाइल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स। तो आप इन सबको एक एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके पास बुक होगी उसमें से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जल निकास की आवश्यकता के 4 प्रमुख कारण लिखिए, या यूँ पूछे किन दशाओं में जल निकास का उचित प्रबंध करना आवश्यक होता है, कोई 4 बिंदु स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 4 बिंदु मैं बता रहा हूँ, आप उसे नोट कर सकते हो, पहला नोट कर लो। ठीक है, बाकी 3 यहाँ पर और है, अब यहाँ पर 5 बता रहा हूँ, उसमें से आपको 3 तैयार करना, छोड़िए 4 तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर सेकंड चैप्टर, उसमें से आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है। इस चैप्टर में से आपको 3 अंक के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वैसे 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पौधों के नाइट्रोजन पर प्रभाव बताइए, या पौधों में नाइट्रोजन तत्वों का कोई 4 महत्व लिखिए। तो 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पौधों में नाइट्रोजन का बहुत महत्व है, इसके कारण पौधों पर निम्नलिखित प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या, आप यहाँ देख सकते हो, पत्तियों का रंग कैसा होता है, गहरा हरा हो जाता है, किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण। पौधों के हरे भागों में वृद्धि होती है, किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण। दाने एवं चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण। और पौधे में दाने मोटे एवं गूदेदार हो जाते हैं, किसके कारण, बताओ, नाइट्रोजन के कारण। फसल अपेक्षाकृत शीघ्रता से पकती है, किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की क्या महत्व है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पौधों पर नाइट्रोजन का प्रभाव लिखिए। तो ये तो हो गया, अब इसका यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन देखना है आपको, क्या है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए। अब यहाँ पर मैंने आपको प्रभाव तो बता दिए, लेकिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका अगर आप यहाँ पर विलोम लिखना चाहोगे ना, जैसे कि अगर नाइट्रोजन, ये भी देखो यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ना कि पौधों का नाइट्रोजन में क्या प्रभाव है। अब ये वाला क्वेश्चन उसने पूछा पौधों में नाइट्रोजन की कमी, तो आप लिख सकते हो पत्तियों का रंग मतलब यहाँ पर ये देखो एक कमी है, जैसे लिख सकते हो पौधे के हरे भागों में वृद्धि होती है, किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण। तो पौधे के हरे भागों में वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, पौधे के जो हरे भाग होगा उसमें वो नाइट्रोजन की कमी होगी तो वृद्धि रुक जाएगी। दाने चारे वाली फसलों की प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोटीन की मात्रा घट जाएगी। पौधे और दाने मोटे गूदेदार हो जाते हैं तो नहीं होगी, फसल अपेक्षा शीघ्रता से पकेगी, नहीं पकेगी अगर नाइट्रोजन की कमी होगी। और यहाँ पर भी बताया जैसे कि पर्णहरिम के निर्माण में बाधा आने से पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। ठीक है, मतलब अगर पत्तियाँ हरी नहीं होगी तो फिर तो पीली ही पड़ेगी। ठीक है, सोयाबीन को देख लीजिए, आजकल आप सोयाबीन देख सकते हो। ठीक है, तो यही है। ठीक है, वृद्धि रुक जाती है, पैसे छोटे रह जाते हैं, कोई रॉकेट साइन नहीं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नोट करो। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है फास्फोरस का महत्व बताना है। ठीक है, फास्फोरस पौधों के लिए विशेष महत्व क्यों, जैसे नाइट्रोजन है ना, अब फास्फोरस का भी तो होता है। ठीक है, तो याद रखिए, पहला क्या, जड़ों को पर्याप्त विकास होता है जिससे फसल गिरने से बच जाती है। अब यहाँ पर मैं समझाने बैठूंगा ना तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको फटाफट तैयार करना। अभी हम त्रैमासिक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फिर हम वार्षिक की तैयारी करेंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन अच्छे डिटेल से समझेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नोट करो। उसी प्रकार आपको यहाँ पर क्या है, पौधों में फास्फोरस की कमी के लक्षण याद करना है, पोटास की कमी के लक्षण याद करना है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नाइट्रोजन तो वाला हो गया, फास्फोरस भी हो गया। अब यहाँ पर पोटास का क्या महत्व है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब पौधों के लिए पोटास क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर इसके पूरे गुण के साथ, विशेषताएं के साथ 4 पॉइंट दिए गए, आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि मृदा में पोषक तत्वों की क्या है, प्राप्ति के, ठीक है, हटाओ इसको, प्राप्ति के 3 कारण लिखिए तो उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख साधन निम्नलिखित है। पहला, खाद एवं उर्वरक द्वारा, फसलों के अवशेषों द्वारा, दलहनी फसलों द्वारा। तो आप इसे नोट करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 कारण बता दिए हैं। ठीक है, नोट करो। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का है, 3 नंबर किसने लिख दिए, पहले 3 नंबर के आते थे, अब 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछेगा खाद, जिसे कि हम जीवाश्म खाद भी कहते हैं, उर्वरक जिसे कि हम रासायनिक खाद भी कहते हैं, इनमें अंतर याद करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो आप देख सकते हैं खाद क्या होता है, इन्हें खेत पर ही तैयार किया जाता है, जबकि जो उर्वरक होता है, उर्वरक रासायनिक खाद क्या होता है, यूरिया हो गया, DAP हो गया, फास्फेट हो गया, तो ये सभी उर्वरक है। और जीवाश्म खाद क्या है,
आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इन्हें कारखानों में तैयार किया जाता है। इनमें प्राय पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं, जबकि जो उर्वरक होते हैं उनमें एक या दो ही तत्व मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि गोबर खाद का यूज़ करो। ठीक है, इनका भूमि पर प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक रहता है। इनका भूमि पर प्रभाव तात्कालिक होता है। ठीक है, अगली फसल के लिए दूसरा खाद डालो। ठीक है, नोट कर लो, 5 दिए गए, नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। हरी खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद के आपको लाभ याद करना है। तो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट के अब इन सभी को पढ़ना भी, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर लाभ याद कर लोगे, आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव आप दो नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। हरी खाद किसे कहते हैं, गोबर खाद किसे कहते हैं, कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं। लाभ भी याद करना है, परिभाषा भी याद करना है, तो आप इसे नोट करो। ठीक है, उसके बाद हरी खाद फसल की 6 विशेषताएं। ठीक है, अभी क्वेश्चन बताए थे, उन सभी के यहाँ पर आंसर आपको बारी बारी से मिल जाएंगे। ठीक है, नोट करो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, गोबर खाद के आपको यहाँ पर लाभ बताना है। तो गोबर खाद, इससे पौधों के सभी आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। इससे पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होता है। इससे पौधों का संतुलित विकास होता है। इससे फसलों की उपज में वृद्धि होती है। गोबर खाद बहुत बहुत बढ़िया, सबसे उत्तम खाद गोबर खाद। ठीक, नोट करो। लेकिन क्या करें, आजकल व्यक्ति को ज़्यादा मतलब उसको क्या, अब ठीक है वो समझाओ, बाद में पढ़ेंगे उसको अच्छे से। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, इसे बनाने के किन किन पदार्थ की आवश्यकता होती है, पूरी कंप्लीट जानकारी दी है। वर्मी कंपोस्ट को ही केचुआ खाद कहते हैं, याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाए कि केचुआ खाद किसे कहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट को ही कहते हैं। याद रखें, केचुआ द्वारा कार्बनिक पदार्थ से बनी खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है, नोट करो। उसके बाद जैविक खाद किसे कहते हैं पढ़ सकते हो। पूर्ण खाद किसे कहते हैं एक बार पढ़ लीजिएगा। गोबर खाद को तैयार करने की कौन कौन सी विधि है यहाँ पर बताई गई है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैव उर्वरक के 2 लाभ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव उर्वरक सबसे पहले क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। पहले जैव उर्वरक सबसे यहाँ पर नोट कीजिए कि पहले जैव उर्वरक समझा दूँ कि अभी ये समझाओ, अभी लाभ नोट करो। क्या है लाभ, महत्व, विशेषता जो भी है, आप मैं बता रहा हूँ ना। महत्व पूछे तब भी यही लिखना, लाभ पूछे तब भी यही लिखना, उद्देश्य पूछे तब भी लिखना, विशेषताएं लिखना तब भी यही लिखना। ठीक है, तो जैव उर्वरक भूमि के नाइट्रोजन को स्थिर करके उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। इनके उपयोग से हमारे नाइट्रोजन के रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम हो गई तथा भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि नाइट्रोजन रासायनिक उर्वरक का स्थान जैव उर्वरक ले लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, नोट करो। उर्वरक किसे कहते हैं नोट कर लो। नाइट्रोजन देने वाले किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम बताइए, ये नोट कर लो। पोटास युक्त किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम याद कर लीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 यौगिक उर्वरकों के नाम याद कीजिए, तैयार कर लीजिए। और जैव उर्वरक किसे कहते हैं, अभी मैंने इसका लाभ बताए थे, अब इसकी परिभाषा भी यहाँ पर आप देख सकते हो, नोट करो। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव जो मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कुछ जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और कवक आते हैं। इनमें से कुछ स्वतंत्रता नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे पौधों के साथ सहजीवी के रूप में रहकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। आपकी एग्जाम में 2 नंबर को देखने को मिल सकता है। 4 में पूछेगा तो जैव उर्वरक किसे कहते हैं इसके लाभ लिखिए, और 3 में भी पूछेगा तो इसी प्रकार पूछेगा, और अगर 2 में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो या तो परिभाषा पूछेगा या तो लाभ पूछेगा। ठीक है, उसके बाद यौगिक उर्वरक तथा जटिल उर्वरक को उदाहरण से समझाए बताया गया है, नोट कर लीजिए। मिश्रित उर्वरक से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। इसके 2 उदाहरण भी बता दूंगा, आप इसे नोट करो। ठीक है, उसके बाद मिश्रित उर्वरक से क्या लाभ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। ठीक है, फसल की उसे आवश्यकता अनुसार संतुलित पोषक तत्व मिलते हैं, आप नोट कर सकते हो। उसके बाद पोटास धारी 4 उर्वरकों के नाम एवं पोटास का प्रतिशत लिखिए, तो यहाँ पर बताया गया है। पहला पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इनके पोटास की मात्रा जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड में होती है 58 से 62%, पोटेशियम कार्बोनेट में 65%, पोटेशियम सल्फेट में 48 से 52%, पोटेशियम नाइट्रेट में 44%। ठीक है, नोट करो। उसके बाद यहाँ पर पूछा है क्या है, फास्फोरस युक्त 4 उर्वरकों के नाम, उनमें पाई जाने वाली क्या, ये फास्फोरस का सूत्र है। ठीक है, P2O5, ठीक है, की प्रतिशत मात्रा बताइए। फास्फोरस का सूत्र नहीं है, फास्फोरस क्या है यार, ये याद क्यों नहीं आ रहा। फास्फोरस का सूत्र तो P होता है। ठीक है, चलो मैं इसको कमेंट में बताता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को पता है तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, फास्फोरस ऑक्साइड की क्या होना चाहिए, तो इसका यूपीसी नाम तो थोड़ा याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको पूछेगा नहीं, आपको तो ये वाला आंसर याद करना है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं। ठीक है, खरपतवार की विशेषताएं निम्नलिखित है। खरपतवार फसलों की अपेक्षा अधिक संख्या में बीज उत्पादित करते हैं।
दूसरा, खरपतवारों के बीज वजन में इतने हल्के होते हैं कि जिनका वितरण बड़ी आसानी से होता है। ठीक है, ये खरपतवार की विशेषता है। ठीक है। तीसरा, खरपतवारों के बीज में क्या सुषुप्त अवस्था का गुण होता है, अतः कुछ खरपतवारों के बीज 25 से 40 वर्ष पुराने जमते दिखे गए हैं, जैसे कि बथुआ के बीज। उसके बाद खरपतवारों के बीज प्रतिकूल अवस्था में भी फूलने की क्षमता रखते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको 6 बता रहा हूँ, उसमें से आपको कितने 4 तैयार करके जाना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, खरपतवारों से होने वाले 4 लाभ लिखिए। जी हाँ, खरपतवारों से लाभ भी होता है। ठीक है। तो यद्यपि खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन इनसे कुछ लाभ भी है, जो कि इस प्रकार है। खरपतवारों की जड़ें भूमि कणों का परस्पर बांधे रखती है, परिणाम स्वरूप खाली पड़े खेतों में भूमि कटाव नहीं होता है। ये खरपतवार का पहला लाभ है। खरपतवार भूमि से नमी रोकने हेतु मल्च का कार्य करते हैं। इनका प्रयोग हरी खाद व कंपोस्ट खाद में भी किया जाता है। कुछ खरपतवार जैसे क्या दूब घास, हिरन खुरी आदि पशु चारे का काम करते हैं। बथुआ, चौलाई आदि का उपयोग मनुष्यों द्वारा सब्जी बनाने में किया जाता है। और चौथा है, अनेक खरपतवार औषधीय महत्व के हैं, जिसे मकई से पीलिया रोग की दवा, गोखरू से गुर्दे की पथरी की दवा बनाई जाती है। तो खरपतवार के जो लाभ है यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब आपको खरपतवार की हानियां भी याद करना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा तो खरपतवार से नुकसान ही होता है, जैसे कि खरपतवारों की वृद्धि फसल के पौधों की वृद्धि की अपेक्षा तेजी से होती है। अतः ये फसल के पौधों की अपेक्षा तेजी से वृद्धि करके फसली पौधों को सूर्य का प्रकाश एवं वायु नहीं मिलने देते। पहली हानि। दूसरी, खरपतवारों के बीज फसलों की बीज की किस्मों को खराब कर देते हैं। खरपतवारों के बीज मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। खरपतवारों से सिंचाई की नालियों में जल की हानि होती है और खरपतवार फसलों के रोग एवं कीटों का आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये खरपतवार की हानि है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। तो ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के, जैसे कि पौध संरक्षण से आप क्या समझते हो, खरपतवार किसे कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने इसके लाभ बताए, विशेषताएं बताई, हानि बताई। तो खरपतवार वे अनिश्चित पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हो और जिनकी उत्पत्ति कृषक को लाभकारी होने की अपेक्षा हानिकारक अधिक होती है। ठीक है। सोयाबीन फसल के 2 खरपतवारों के नाम बताना है। तो यहाँ पर आपको मैं 4-5 दे रहा हूँ, उसमें से आपको याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, 2 रोगनाशु एवं क्या है नींदनाशक के नाम लिखे। तो यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हो सर। फिर यहाँ पर आपको बीजपत्री के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण करना है। तो एक बीजपत्री खरपतवार, द्विबीज खरपतवार, उनके उदाहरण भी यहाँ पर बताए गए, आप नोट करो। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, खरपतवारों का उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर आप इनका उदाहरण देके, जैसे कि 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार, उनके उदाहरण यहाँ पर समझाए गए, आप नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। तो फसल संबंध के आधार पर, जैसे कि वास्तविक खरपतवार, संबंधित खरपतवार और रोग है। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, गन्ने के 2 प्रमुख रोगों एवं 2 कीटों के नाम बताना है। तो जो रोग की बात करें तो लाल सड़न और कंडुआ। ठीक है। उसके बाद कीट की बात करें तो पायरेला और तना भेदक। ठीक है। उसके बाद कपास के 2 हानिकारक कीटों के साधारण नाम, उनके वैज्ञानिक नाम, जैसे कि पहला कीट क्या है, गुलाबी कीड़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम है पिक्टिनोफोरा गोसिपिला। ठीक है। तना छेदक वैज्ञानिक नाम है स्पेनोपेट्रोगोसिप। ठीक है। उसी प्रकार गेहूं के भी याद कर लेना आपको। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैगन की फसल के 2 प्रमुख कीट पादप रोगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पौधों में लगने वाले मृतदौड़, बीजोड़ एवं वातोड़ रोग को एक उदाहरण लिखे। तो यहाँ पर बताया गया है, आप नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन हो गए। ये 9 आप देख सकते हो, क्या ताम्र फुबन नाशक के कोई 2 नाम एवं तांबे की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया है, आप नोट करो। उसके बाद आपको जो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में से आपको क्या जैविक कीटनाशी और रासायनिक कीटनाशी में अंतर याद कर लेना है। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर धान की खेती, इस वीडियो में इस चैप्टर में से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। धान की खेती की जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं पर दीजिए, जैसे कि मध्य प्रदेश के लिए उपयोगी धान की उन्नत किस्में बताना, आपको खाद की मात्रा बताना, रोग बताना, उपज बताना। तो ये पॉइंट दे देगा और आपको बोलेगा इसके आधार पर इसका वर्णन करो। तो आपको यहाँ पे वाला क्वेश्चन तैयार करना है। साथ ही ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि धान की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों पर वर्णन कीजिए। इसमें से इतने सारे नहीं देगा, 5 या 4 ही देगा, लेकिन आपको कौन से दे दे वो अब यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। वो पेपर बनाने वाले पर डिसाइड करना, मतलब पेपर बनाने वाले पर रहता है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो तो कंफर्म पूछेगा। यहाँ पर मैं जो
कुछ पॉइंटों में बताता हूँ जो कि आपको कंफर्म दिखने को मिलेंगे। वानस्पतिक नाम कंफर्म मिलेगा। वहाँ धान की खेती अगर पूछेगा तो कंफर्म वानस्पतिक नाम पूछेगा, कुल भी पूछेगा, और यहाँ पर और क्या पूछता है, इसके रोग के बारे में पूछ लेता है और कीट के बारे में कभी कभी, और ये पैदावार और उपज। ठीक है, तो ये अपने बुक में से टिक कर लीजिएगा। यहाँ मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, इनका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, आप बस क्वेश्चन को नोट करो, सॉल्यूशन आपको आपकी गाइड या बुक या आपके पास जो नोट्स है उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर धान की बुआई की, आपको यहाँ पर बुआई की निम्नलिखित विधियाँ बताना है, जैसे कि पहले छिटकाव विधि, हल्के पीछे बुआई, रोपण विधि। तो यहाँ पर पिछले साल का जो पेपर हुआ था उसमें 2 नंबर में पूछा था कि रोपण विधि को समझाए, तो आपको ये तीनों विधि याद करके जाना है। ठीक है, अगर आपको पूछे धान की रोपण विधि तो यही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मूंग की खेती का, जैसे कि मैंने बोला ना, वानस्पतिक नाम, कुल, और यहाँ पर भूमि और जो बुआई का समय है वो कभी कभी पूछ लेता है। ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट टाइप, मतलब जो टॉपिक है वो आप यहाँ पर याद कर सकते हो, पॉइंट याद कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना ही है, एक बार पढ़ लेना, 4 नंबर का क्वेश्चन है मूंग की खेती का। ठीक है, उसी प्रकार आपको अरहर की खेती का भी याद कर लेना। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम आराम से समझेंगे, लेकिन अभी जो आपको क्वेश्चन बताना जरूरी है। उसके फिर बाद आपको यहाँ पर धान, मूंग, उड़द और अरहर, सोयाबीन का आपको यहाँ पर वानस्पतिक नाम, और अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। अगर आपको पूछे धान का परिवार ग्रेमनी, तो यहाँ पर आपको पास दे रहा हूँ, पूरे याद कर लो। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर अरहर में लगने वाले कौन 2 कीटों के नाम, तो वैसे तुमने बताया था क्या, फली छेदक और पत्ती लेपटेक नहीं बताया, आप इसे नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर गन्ने का बोने का समय, गन्ने का वानस्पतिक नाम भी याद करना है, आपको कुल भी याद करना है। जिस बच्चे को गन्ने का वानस्पतिक नाम और कुल पता हो यहाँ पर फटाफट कमेंट करेगा। गन्ने की टाइपिंग रेपिंग से आप क्या समझते हो, आप यहाँ पर फटाफट बताइए। गन्ने के कोई 2 हानिकारक कीटों का नाम, पायरेला और तन्ना बेतक हम डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की किन्हीं चने के 4 उन्नत किस्में, तो यहाँ पर बताया गया है, आप नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बाकी जो क्वेश्चन है वो नोट कर सकते हो। उसके बाद तो यहाँ पर चने का वानस्पतिक नाम साइसर एरिटम, और चना का किस फूल पौधा से संबंध रखता है, तो लिंगियो मिनसी। ठीक है, नोट करो। उसके बाद मटर का वानस्पतिक नाम और उसका कुल, उपकुल सभी याद करना, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर गन्ने की पेड़ी से फसल से आप क्या समझते हो, गन्ने की पेड़ी क्या है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर आपको 4 नंबर पूछेगा तो पूछेगा गन्ने की पेड़ी फसल के कोई 4 लाभ लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मटर की खेती का आपको निम्नलिखित बिंदु पर, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसमें से आपको 4 और 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर गन्ने की फसल का आपको भाई इन बिंदुओं पर आपको ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, आप अपनी बुक से आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर चने की फसल में उगने वाले किन्हीं 2 कीटों के नाम, तो ये बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अलंकृत बागवानी के कोई 4 महत्व लिखिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपको भारतीय किन्हीं 4 शुभाकारी उद्यानों के नाम स्थान बताना है, किन्हीं 4 फूल वाली झाड़ियों के नाम, उनके वानस्पतिक नाम भी यहाँ पर बताए गए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर शोभाकारी सामाजिक उद्यानों की आंतरिक व्यवस्थाओं को बिंदु समझाए, तो यहाँ पर समझाया गया, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हो, यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन वो पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। जस्ट तो यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया, अगर आप उन क्वेश्चनों को अच्छे तैयार कर लेते हो तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन वो पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। और आपके जो बचते आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। अब आपके यहाँ 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर जो, उन सभी चैप्टरों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो फटाफट आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो पढ़ने की जो अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल है। मैं अगर आपको 1 से 10 तक के चैप्टर के क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ यहाँ पर लगभग आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप फटाफट, आपके पास परीक्षा अध्ययन होगी या गाइड होगी तो आप उसे फटाफट पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको PDF दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो में जय हिंद।